सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हमारा टॉपिक है श्वसन। तो आइए हम क्या पढ़ने वाले हैं, श्वसन। श्वसन को इस तरीके से पढ़ेंगे जो आपको पूरे पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। एक भी डॉट श्वसन में रहने वाला नहीं है, वो भी चित्र के माध्यम से। देखिए, तो ये आपको दिख रहा होगा जिसके बारे में आपको मालूम होगा। अगर आपको मालूम नहीं है तो हम बता देते हैं। इसको कहते हैं फेफड़ा और इंग्लिश में इसको कहते हैं लंग्स। समझ में आया? इसको कहते हैं हिंदी में फेफड़ा और इंग्लिश में कहते हैं लंग्स। तो श्वसन हमारा यहीं से थोड़ी शुरू होगा, श्वसन तो नाक से शुरू होगा। तो देख लीजिए श्वसन कहाँ से शुरू होता है। तो ये जो है, इसके आगे आपका रहेगा नाक, ऐसे मुख में नाक रहेगा। ये आपका नाक रहेगा जिससे आप सांस लीजिएगा, वायुमंडल से हवा लीजिएगा। हवा किसके द्वारा लीजिएगा? नाक के द्वारा लीजिएगा। तो नाक में भी कई प्रकार का संरचना पाया जाता है जो आप फील करते होंगे। जैसे आप देखते हैं कि नाक में बाल पाया जाता है, तो क्यों पाया जाता है? अगर उसका कोई काम है तभी तो भगवान ने नाक में बाल दिया है। अगर कोई काम ही नहीं रहता तो वो क्यों देता? और आप लोग देखते हो कि लोग सैलून में जाते हैं और उस नाक के बाल को कटा लेते हैं, लेकिन कटवाना नहीं चाहिए। क्यों? जो हमारा नाक में बाल है वो वायुमंडल से आने वाले हवा के साथ छोटे छोटे कणों को या फिर जीवाणु को, धूल कण को रोकने का कार्य करता है। उसके अंदर में एक चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। नासा गुहा के अंदर में चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। उसका क्या कार्य होता है? तो उसका कार्य होता है, जो धूल कण आया वायुमंडल से या फिर कुछ भी आया वायुमंडल से, उसको क्या करेगा? चिपका लेगा और उसको फेफड़े में जाने से रोकेगा ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें। तो ये हमारा नाक का काम था। क्या? बाल है जो धूल कण को रोकेगा। अगर बाल से ही पार कर गया धूल कण तो एक म्यूकस का परत पाया जाता है। म्यूकस, नाक में अंदर क्या पाया जाता है? म्यूकस। तो वो क्या करता है? धूल कण को चिपका लेता है और उसको फेफड़े में अंदर जाने से रोक लेता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है? यहाँ पर एक पाया जाता है संरचना, उसका नाम है एपीग्लॉटिस। एपीग्लॉटिस। और इसको हिंदी में इसको कहते हैं कंठ छद। हिंदी में क्या कहते हैं? कंठ छद। कंठ के मतलब कंठ और छद के मतलब उसको छाते की तरह रोकने वाला। अब बताइए, हम लोग खाना खाते हैं तो यहाँ पर एपीग्लॉटिस रहता है। वो क्या करता है? जो खाना है उसको फूड पाइप में भेजता है और सांस है उसको ये ट्रैकिया में भेजता है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब खाना खा रहे तो हम सांसें नहीं लेंगे, खाना भी खाएंगे, सांस भी लेंगे। अगर वो चल गया किस में? ट्रैकिया में, श्वास नली में, तो क्या हो जाएगा? आप सरक जाइएगा। अगर उसमें खाना जाएगा, खाना जाने का स्थान थोड़ी है, उसमें तो हवा जाने का स्थान है। तो अगर उसमें चल जाएगा खाना, अनाज का कण चल जाएगा, तो आप क्या हो जाइएगा? सरक जाइएगा डायरेक्ट। ठीक है? तो इसको, भोजन को श्वास नली में जाने से कौन रोकता है? एपीग्लॉटिस। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि जो भोजन का कण है उसको श्वास नली में जाने से कौन रोकता है, तो कौन रोकता है? एपीग्लॉटिस रोकता है। कौन रोकता है? एपीग्लॉटिस रोकता है। यहाँ पर रहता है एपीग्लॉटिस। ठीक है? यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद जो वायुमंडल से आप हवा लिए वो आता है इस नलिका के द्वारा। इस नलिका के द्वारा इस तरीके से दोनों फेफड़े में चला जाता है। इस नलिका को क्या कहते हैं? ये जो नलिका है इसको कहते हैं श्वास नली। श्वास नली, इसको कहते हैं श्वास नली या ट्रैकिया भी कहते हैं इंग्लिश में। और इसके ये जो आप देख रहे हैं ऐसे ऐसा संरचना जो दिख रहा है, ऐसा ये इस प्रकार से इसका आपका संरचना दिख रहा है। ऐसा जो ये हम लोग का टाइट ये जो है ये बना होता है आपका उपास्थि का। ये हड्डी होता नहीं है। अगर हड्डी रहता तो हड्डी दबता है जी। अगर हड्डी रहता तो लोग फांसी लगाते हैं तो नहीं मरते। कहे कि हड्डी तो दबेगा नहीं ना। ये जो हड्डी होता है ये हड्डी नहीं है, ये उपास्थि है। जैसे कान में जो होता ना है ये ऐसे चिपकता है, उसी प्रकार से ये वाला हड्डी होता है। तो लोग अगर फांसी लगाते हैं तो दब जाता है और सांस रुक जाता है तो आदमी का डेथ हो जाता है।
तो ये किस चीज़ का बना होता है, ये बना होता है आपका उपास्थि का। किस चीज़ का बना होता है, उपास्थि का। और ये ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से ऐसे गोल रहता है, ये ऐसे ऐसे पकड़े हुए रहता है, ऐसे ऐसे पकड़े हुए रहता है, पूरा ऐसे गोल नहीं रहता है। और इसी में रहता है आपका ये श्वास नली रहता है, ऐसे ऊपर से नीचे तक खुला हुआ रहता है। उसके बाद ये 2 भाग में बंट जाता है। कितने भाग में बंट जाता है, 2 भाग में बंट जाता है। और यहाँ से बंटने के बाद ये देख रहे हैं आप, ये आपका ऐसे बंट गया, इसमें इधर बंट गया, इधर बंट गया और इधर बंट गया। तो ये जो इधर आपका बंट गया इसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। इसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस। और ये यहाँ पर ये विभिन्न शाखाओं में जो बंट गया, ऐसे विभिन्न शाखाओं में बंट गया, इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। इसको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे संरचना पाया जाता है, ऐसा, इसको कहते हैं एल्वियोलाई। इसको कहते हैं एल्वियोलाई या वायु कोष्ठक कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वियोलाई या वायु कोष्ठक कहते हैं। ये इस प्रकार से ऐसे पूरा बहुते संख्या में पाया जाता है, करोड़ों की संख्या में ऐसा संरचना पाया जाता है। ये एल्वियोलाई इस प्रकार से ऐसे रहता है। ये एल्वियोलाई का क्या काम है, तो जो आप वायुमंडल से सांस लिए वो आपको जा करके वायु कुपिका में जमा होगा। कहाँ जमा होगा, वायु कुपिका में जमा होगा। और यहाँ पर कई सारे नस ऐसे जुटे हुए होते हैं, कई सारे नस ऐसे जुटे हुए होते हैं, नस जिसमें ब्लड रहता है। और ये जो नस है, ये यही नस पूरे शरीर में, यही नस पूरे शरीर में जो कोशिका है वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचाने का कार्य करता है। कौन करता है, तो हमारे खून में एक हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उसी प्रोटीन के द्वारा ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाया जाता है। किस रूप में, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचता है। और कोशिका में क्या होता है, कोशिका में होता है भोजन का जो अवशोषण हुआ है उसी का होता है ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है। और ऊर्जा प्राप्त होगा तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन फिर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड है उस शरीर में थोड़ी रहेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी इधर से जाएगा CO2, इधर से जाएगा O2 ऑक्सीजन, और इधर से आएगा आपका CO2, इधर से जाएगा O2 और इधर से आएगा CO2। मतलब फेफड़े से जाएगा क्या, O2 ऑक्सीजन, और कोशिकाओं से आएगा क्या, CO2। और यहाँ पर आ करके और ऐसे ऐसे बाहर आप सांस छोड़िएगा, उसके माध्यम से जो CO2 है निकल जाएगा बाहर में। आप सोचिए कि वायुमंडल में जो परसेंटेज है गैस का भिन्न भिन्न है। तो देख लीजिए कितना कितना है। जो ऑक्सीजन है आपका 21% होता है, 21%। और नाइट्रोजन है जो 78% होता है। और जो CO2 है आपका 0.03% ये वायुमंडल में होता है। तो हम लोग सांस में कितना लेते हैं, तो हम लोग सांस में 21% लेंगे, 21% लेंगे, क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। और 78% क्या लेंगे, नाइट्रोजन लेंगे। और 0.03% क्या लेंगे, CO2 लेंगे। लेकिन हम तो सब कुछ ले लिए वायुमंडल से, कुछ तो छोड़बे ना किए। अब सब कुछ ले लिए तो हमारा तो सब काम के है ही नहीं है। हमको तो काम है सिर्फ ऑक्सीजन का, बाकी तो हमारा कोई काम का है ही नहीं है। तो हम किसका खपत करेंगे, ऑक्सीजन का। तो जब हम लोग ATP के रूप में ऊर्जा बना लेंगे तो ऑक्सीजन तो खर्चा होगा, तब बचेगा कितना, ऑक्सीजन जो आप छोड़िएगा, ऑक्सीजन जो आप छोड़िएगा वो कितना छोड़िएगा, लगभग 17% छोड़िएगा। कितना छोड़िएगा, 17 या 18% आप छोड़िएगा। आप बताइए कि नाइट्रोजन कितना छोड़िएगा, है। तो नाइट्रोजन तो आप इसका यूज नहीं किए, तो जे के तो जे रहिए गया। तो आप कितना छोड़िएगा,
नाइट्रोजन आप 78% छोड़िएगा, ठीक है। और आप ऑक्सीजन के ये CO2 कितना छोड़िएगा, आप लिए थे 0.03%, लेकिन जब कोशिका में ऑक्सीकरण हुआ, ATP के रूप में ऊर्जा बना, तो उसमें जो ऑक्सीजन था CO2 के रूप में कितना बदल गया, 4%। तो आप छोड़िएगा कितना, लगभग आप मान लीजिए कि 4% आप क्या छोड़िएगा, CO2। ये आप ध्यान में रखिएगा। यहीं से हम आपसे अभी क्वेश्चन पूछते हैं कि आप वायुमंडल से ऑक्सीजन कितना लेते हैं, 21%, नाइट्रोजन कितना लेते हैं, 78%, CO2 कितना लेते हैं, 0.03%, छोड़ते हैं कितना, 17%, और नाइट्रोजन 78% और CO2 4%। अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि श्वसन क्रिया के दौरान नाइट्रोजन का कितना खपत होता है, तो कितना खपत होता है, नाइट्रोजन का तो कुछ खपते नहीं हुआ, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। नाइट्रोजन कितना खपत हुआ, 0। ये था आज का श्वसन का जो समझाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और ऐसा ही अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप राइडर मैथमेटिक्स क्लासेज को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके से आपको बढ़िया से एक्सप्लेन